गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान किसी भी देश का जीवन का वह मार्ग होता है जिसे वह अपने लिए चुनता है। संविधान देश का आधारभूत कानून होता है और इस कानून से किसी भी देश की शासन व्यवस्था, उसकी वैधानिक कार्य प्रणाली निर्धारित होती है। चूँकि प्रत्येक देश की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, इसलिए अलग अलग संविधान होते हैं। यहाँ भारतीय संविधान की भी अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले हम लेते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। यानी भारत का जो संविधान है वह लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। यहाँ लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि भारत में जो प्रभुसत्ता है वो जनता के हाथ में है। अर्थात हमने यहाँ जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान के माध्यम से जो अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से जो पूरा जो संविधान है वह संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, क्योंकि इस संविधान से पहले भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार शासित होता था, जबकि आज़ादी के बाद हमने अपना संविधान स्वयं निर्मित किया है। दूसरी जो विशेषता है वो है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत का संविधान निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान उस संविधान को कहा जाता है जिस संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होती है। भारत का संविधान निर्माण करने के लिए भी एक संविधान सभा का गठन किया गया था और ये संविधान सभा ने भारतीय संविधान को तैयार किया है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, यानी संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। विश्व में ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका अपना संविधान अलिखित है, वहाँ परंपराओं के द्वारा वो शासित होता है। लेकिन भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है और यहाँ संविधान की जो अधिक बातें हैं, संविधान से संबंधित जो प्रावधान हैं वो लिखित दस्तावेज में विद्यमान है। और सर्वाधिक व्यापक संविधान, यानी भारत का जो संविधान है वो व्यापक संविधान है, बड़ा संविधान है। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के हम शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। पहले 11 अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। तो इस समय भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करते हैं तो अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। तो इन अन्य देशों की तुलना में भारत का संविधान का आकार व्यापक है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि भारत का संविधान इतना व्यापक क्यों बनाया गया? इसके कई कारण हैं। पहले तो ये है
कि भारत का जो संविधान है वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान इसमें समाहित कर लिए गए, सम्मिलित किए गए। और 1935 का भारत शासन अधिनियम था वो काफ़ी विस्तृत था, व्यापक था। इसके अलावा और भी अन्य कारण रहे। भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, और संघात्मक जहाँ शासन व्यवस्था होती है, केंद्र राज्यों के बीच में संबंधों का प्रावधान संविधान में किया गया है। और यहाँ संविधान में न केवल केंद्र के प्रशासनिक ढांचे का वर्णन किया गया है, बल्कि हमारे यहाँ इकाइयों यानी राज्यों के शासन के ढांचे का भी वर्णन किया गया है। हमारे संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, साथ ही उन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया गया है जिनके आधार पर इन मौलिक अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, इन सब के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, तो इस वजह से भी आकार बड़ा हो जाता है। इसके अलावा भारत एक नवस्वतंत्र प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, तो विकट परिस्थितियों में यानी संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए थे। तो ऐसे कुल 9 अनुच्छेद हैं जिनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो व्यापक होना है, यहाँ उसका एक कारण ये है कि यहाँ न केवल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, वरन प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। यानी शासन व्यवस्था की पद्धति से संबंधित कई बातें इसमें सम्मिलित की गई हैं, जैसे नागरिकता का है, राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषाएं है, चुनाव है, सेवाएं, संविदा, अभिप्राय। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो किए गए हैं, और इस वजह से भी भारत के संविधान का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं जिनके वजह से भारतीय संविधान का व्यापक संविधान बन गया है। तीसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य। भारत का जो संविधान है वो भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो शासन की शक्ति है वो भारतीय जनता के हाथों में है, और भारत आंतरिक और बाहरी दृष्टि से अब किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। लोकतांत्रिक राज्य का मतलब ये है कि भारत में जो शासन शक्ति है वो शासन शक्ति जनता के हाथों में है, और जनता ही शासन की स्वामी है। सर्वोच्च सत्ता जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है। तो इस तरह से जो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतंत्र को हमारे यहाँ एक शासन प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। इसके अलावा भारत एक गणराज्य भी है। गणराज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो भारत एक गणराज्य भी है। तो इस तरह से भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाता है। समाजवादी राज्य। संविधान सभा में समाजवादी शब्द को लेकर काफ़ी वाद विवाद हुआ था कि भारत में किस दर्शन को अपनाया जाए, क्या समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाए, और अंत में यही सोचा गया कि किसी विशेष दर्शन को स्वीकार करने का मतलब होगा नए विवाद को जन्म देना। इसलिए उन्होंने समाजवादी व्यवस्था से सहमत रहे और भारत समाजवाद का मार्ग ही उनको उपयुक्त लगा, लेकिन उस समय इसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं किया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी भारत में को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया, और समाजवादी राज्य घोषित करने के पीछे इसकी स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि ये संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है।
और जो हमारे यहाँ प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है। और समाजवाद अपने आप में बहुत अधिक अस्पष्ट शब्द है। यानी समाजवाद से मतलब ये नहीं है कि हमारी यहाँ की जो शासन व्यवस्था होगी वो समाजवादी मॉडल पर आधारित होगी। हमने इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में कि शासन लोक हितकारी हो, जन कल्याणकारी हो, आम जनता को उसमें अधिक से अधिक आम जनता के से संबंधित हो। तो इस तरह से ये समाजवादी दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। पांचवी जो विशेषता है वो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में अपने प्राचीन अनुभव को सम्मिलित करते हुए देखते हुए भारत को एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। पंथ निरपेक्षता को भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक धर्म के मामलों में यानी धार्मिक प्रबंध के मामलों में भारत का जो भारत सरकार है या भारत सरकार है वो तटस्थ दृष्टिकोण अपनाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, उसका प्रबंध करने की भारत में स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। राजकीय पद प्रदान करने में, राज्य की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए। यानी राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। राज्य इसमें तटस्थता की स्थिति रखता है। राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है। तो इस तरह से हमने यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? इसमें स्मिथ ने लिखा है, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति से नागरिक होने के नाते संबंधित है, किसी धार्मिक भावनाओं के आधार पर नहीं, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं है, न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, न इसका प्रचार, बल्कि संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वेंकट रमन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न धार्मिक है, न अधार्मिक है, न धर्म विरोधी है, परंतु धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में पूर्णतया तटस्थ है। तो इस तरह से भारत में ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपनाई गई हैं। भारत धार्मिक मामलों में पूरी तरह से तटस्थ रहता है। सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, व्यवहार करने, प्रबंध करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। लचीले एवं कठोरता का समन्वय। संविधान संशोधन के आधार पर दो प्रकार के संविधान होते हैं। एक, जिन संविधानों में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन हो जाता है वो लचीले संविधान कहलाते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधानों की श्रेणी में आता है क्योंकि वहाँ की संसद जिस तरह से सामान्य कानून बनाती है उसी तरह उसी प्रक्रिया के अनुसार वहाँ संविधान में संशोधन कर सकती है। कठोर संविधानों के लिए, कठोर संविधान उन संविधानों को कहा जाता है जिनमें संशोधन करने के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न एवं जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारत और अमेरिका के संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन है, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व है, ये और संशोधन की प्रणाली है। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न एवं जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो इस तरह से भारत का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। यद्यपि कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें संविधान में संसद साधारण बहुमत से ही संशोधित कर सकती है, जैसे नवीन राज्यों का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करना हो, भारतीय नागरिकता के अर्थ में परिवर्तन करना हो। ये कार्य संसद के द्वारा केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में न पूरी तरह से कठोरता को अपनाया गया है और न ही पूरी तरह से लचीलेपन को अपनाया गया है, बल्कि इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए कठोर संविधानों की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाया गया है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें जो लचीले संविधान हैं उन संविधानों की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो भारत का जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन का समन्वय देखने को मिलते हैं। एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक शासन। भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई है उसमें संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली की गई है वो संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है और इस विभाजन के द्वारा दोनों प्रकार की सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए 3 अलग अलग अनुसूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, उसका शासन करने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने और उन पर शासन करने का अधिकार राज्यों के पास है। समवर्ती सूची में जो विषय सम्मिलित हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों में कहीं विरोधाभास होता है तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून ही वैध होता है। तो इस तरह से भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो एकात्मक राज्यों की श्रेणी में से संबंधित हैं। यानी भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो इसका झुकाव एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की तरफ करता है। जैसे भारत में इकहरी नागरिकता है। सामान्यतः जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उनमें दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र की नागरिकता और दूसरा स्टेट या राज्य की नागरिकता, लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता है और भारतीय नागरिकता है। इकहरी न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति है, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति है और संकट काल के समय राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश में शासन को अपने हाथ में लेना, ये ऐसे प्रावधान हैं जो इसे एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों की तरफ ले जाते हैं। तो भारतीय संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में न तो ब्रिटेन की भांति संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और न ही अमेरिका की भांति न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है।
बल्कि इन दोनों के बीच में उचित समन्वय स्थापित किया गया है। ब्रिटेन में हम जानते हैं कि वहाँ संसद संप्रभु है। वो देश के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, पुराने कानून में संशोधन कर सकती है। उसके कानून निर्माण की शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं हैं, किसी न्यायालय में उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ संसदीय प्रभुसत्ता का सिद्धांत है। अमेरिका में हम देखते हैं कि वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है, क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है कांग्रेस, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन कानूनों को अवैध घोषित करने की वहाँ शक्ति प्राप्त है जो संविधान के प्रतिकूल है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों के बीच में तालमेल स्थापित किया गया है। दुर्गादास बसु ने लिखा है कि संविधान ने अद्भुत ढंग से अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत एवं इंग्लैंड की संसदीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाया है। क्योंकि भारत में संसद कुछ मामलों में सर्वोच्च है, इसके अलावा संसद द्वारा पारित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। यानी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों के पास है और इस आधार पर वो संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।